हेलो एवरीवन, आज है 17 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 13 रुपए का ये शेयर है। हल्का सा प्रेशर हाल फिलहाल में यस बैंक झेल रहा है। आरबीआई का जो एक नया रूल आया है वो यस बैंक के साथ साथ आरबीएल बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक हो गया, उनको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। और यस बैंक को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है इस रूल के चलते। और उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि 13 रुपए का ये शेयर आखिर कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पर मौके हैं बाइंग के, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, खरीदने का भी क्या मौका है कि नहीं, यहाँ पर किन लोगों के लिए मौका होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, यस बैंक 13 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में ये लगातार नीचे की तरफ आया था। 14 रुपए से टूट कर आप देखिए 13 रुपए तक पहुंचा, फिर एक झटके में तेज़ी दिखा दी, फिर वापस नीचे की तरफ जाने की अभी कोशिश करेगा। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 30% की गिरावट है। आप देखिए, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, लगातार टूट रहा है। जब भी थोड़ी बहुत तेजी आती है उससे ज़्यादा कि हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जाती है। काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि क्या यस बैंक बर्बाद होगा, डूब जाएगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि यस बैंक कभी बर्बाद नहीं होगा, ना ही डूबने वाला बैंक है। रीज़न यह है कि देखो, अगर बर्बाद होने वाला बैंक होता तो एसबीआई इतना मेहनत नहीं करता इसको बचाने के लिए। अगर बर्बाद होने वाला बैंक होता तो पिछले साल ही ये बर्बाद हो चुका होता। लेकिन एसबीआई ने भैया अपनी पूरी की पूरी साख को दाव पे लगा दिया और यस बैंक को इन सारे झंझटों से बाहर निकल। लेकिन फिर भी शेयर प्राइस अगर देखा जाए तो भैया काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ है। रीज़न ये है शेयर प्राइस इम्पैक्ट होने का, क्योंकि देखिए शेयर का काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूशन हमें देखने को मिला है। सबसे पहले जब यस बैंक क्राइसिस आया था, बैंक डूब रहा था, तब 10-10 रुपए के ऊपर एसबीआई हो गया और भी कई सारे बैंक थे, उन लोगों ने खरीदारी करी। ठीक है, मतलब शेयर का और ज़्यादा डाइल्यूशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एफपीओ लॉन्च किया, 15,000 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग करी इन लोगों ने, और उसके जरिए भी अगर हम देखें तो 12-13 रुपए के ऊपर शेयर ऑफर हुआ। शेयर का डाइल्यूशन दोबारा हमें देखने को मिल गया, और ये वजह है कि शेयर प्राइस जो है आपको होती हुई नजर आ रही है। जब इतना ज़्यादा डाइल्यूशन देखने को मिलता है तो भैया शेयर प्राइस में एक डिस्टर्बेंस हमें देखने को ज़रूर मिला था, और वही देखने को मिल भी रहा है। देखिए, बैंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जिनका पैसा बैंक में डिपॉजिट्स है, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फंड रेजिंग कर ली है और अभी और 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग और अलग से ये लोग करने वाले हैं। लेकिन दिक्कत उन लोगों को हुई जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे थे, क्योंकि शेयर जितना डाइल्यूट हुआ उतना ही ज़्यादा शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ, क्योंकि शेयर की जो प्राइस थी वो कम हो गई। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक साल का सिंपल चार्ट पैटर्न दिखाने की कोशिश करूं तो एक चीज़ ये है कि 12 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां पर जाते ही शेयर ने बढ़िया बाउंस बैक दिखाया है, और यहाँ पर उससे ऊपर का सपोर्ट अगर मुझे कोई नज़र आता है तो वो 13 रुपए का सपोर्ट है। तो 13 और 12 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है, और वहाँ पर शेयर ने हर बार से बाउंस बैक दिखाया है। तो अगेन मैं कहूँगा, यस बैंक देखिए डूबने वाला बैंक नहीं है, लेकिन हाँ, दिक्कतों से घिरा हुआ बैंक ज़रूर है। हाल फिलहाल में आरबीआई ने जो कहा था भैया कि मास्टर कार्ड्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करी थी, और भैया लग भी गए होंगे यहाँ पर, तो उससे इम्पैक्ट होंगे आरबीएल बैंक होंगे, यस बैंक होंगे, बजाज फिनसर्व। ये वो कंपनियां हैं जिनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन टू स्टॉप मास्टर कार्ड फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स फॉर इट्स इनएबिलिटी टू मीट डेटा लोकलाइजेशन रूल्स विल हर्ट मोर बैंक्स मोर देन अदर्स। तो यहाँ पर ये है कि भैया देखो, मास्टर कार्ड्स में अब यह है कि भैया आप किसी भी नए कस्टमर को मास्टर कार्ड इश्यू नहीं करेंगे, और ये जो चीज़ आई है, और काफ़ी सारी जो बैंक है वो मास्टर कार्ड इश्यू करती थी, और इसी की वजह से इनके कस्टमर्स अब धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि जो पुराने हैं तो वो तो रहेंगे, लेकिन जो नए हैं वो नहीं जोड़ पाएंगे। अब देखिए, वाइल मोस्ट बैंक वर्क विथ बोथ कार्ड्स नेटवर्क स्पेसिफिक सम स्पेसिफिक कार्ड्स मोस्टली को ब्रांडेड कार्ड्स आर इश्यूड ओनली इन पार्टनरशिप विद अदर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि भैया कौन कौन है जो सबसे ज़्यादा भैया शेयर रखते हैं क्रेडिट कार्ड और मतलब मास्टर कार्ड जिनके पास है क्रेडिट कार्ड खास तौर पे, तो वो आरबीएल बैंक 100%, यहाँ पर 100% यस बैंक, बजाज फिनसर्व 100%, एचडीएफसी 60% है, इंडसइंड बैंक 59 है, आईसीआईसीआई 36 है, एक्सिस 35 है, एसबीआई 10 है, और कोटक की मैं बात करूं तो कोटक जनरली अपना काम वीजा से करता है, वीजा कार्ड जो होते हैं उससे करता है, तो कोटक को कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कोटक के लिए फायदा होगा ये।
लेकिन इन बैंकों को थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि पुश कर हो सकता है। देखिए आप देखिए, इन रिपोर्ट ऑन थर्सडे नमूरा सेड अमॉन्ग क्रेडिट कार्ड इश्यूअर आरबीएल बैंक, यस बैंक एंड बजाज फिनसर्व लेंडिंग आर लाइकली टू मोस्ट इम्पैक्टेड। द एंटायर कार्ड स्कीम्स आर अलाइड विथ मास्टर कार्ड। इनकी जो पूरी की पूरी कार्ड जो लोग इश्यू करते हैं वो भैया मास्टर कार्ड के साथ ही अलाइड है इनके। दूसरी तरफ HDFC बैंक की मैं बात करूं, उनका 60% कार्ड स्कीम है जो मास्टर कार्ड के साथ इनका टाई अप हो रखा है। इसके अलावा एक्सिस और ICICI का भी यही हाल है। बस कोटक महिंद्रा की मैं बात करूं तो भैया उनका जो पूरा का पूरा काम चलता है वो वीजा कार्ड से चलता है। तो ये कहीं ना कहीं कोटक के लिए अच्छी बात है, लेकिन इन बैंक के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि भैया दिक्कत होगी। अब उनको भैया रिप्लेस करना पड़ेगा। बैंक हैव स्टार्टेड टू फॉर्ज टाई अप विथ वीजा टू रिप्लेस मास्टर कार्ड। तो देखो बैंक ने डेफिनेटली, देखो बैंक को बोला गया कि ठीक है अब मास्टर कार्ड नहीं है तो बैंक भैया रिप्लेस करेंगे, वो भी वीजा पे आ जाएंगे मास्टर की जगह। लेकिन ये है कि आप देखिए, इन अ नोटिफिकेशन टू एक्सटेंड ऑन थर्सडे आरबीएल बैंक सेड has entered into agreement with Visa to issue credit card customers, but technology integration to could take 8 to 10 weeks। देखो कर तो लेंगे स्विच, ठीक है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होगा उसमें इनको 8 से 10 हफ्तों तक का वक्त लग सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भैया क्रेडिट कार्ड बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो नया रूल आया है वो कहीं ना कहीं इन बैंक को शॉर्ट टर्म क्लियर कह सकते हैं कि परेशान जरूर करेगा। लार्ज कैप शेयर है यस बैंक, 33,600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। NSE में अगर हम देखें तो 6-6.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। प्रमोटर जो राणा कपूर एंड फैमिली है वो तो भैया बेच के निकल गए। जो लेटेस्ट अपडेट आया है जून का उसमें भैया FIs ने बिकवाली करी है, म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं पर है। 10.45% की होल्डिंग FIs के पास है जो पहले 13.77% थी। 0.73% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है जो पहले 0.30% की थी। मतलब म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी करी है, डबल कर दी अपनी होल्डिंग यहाँ पर। 5.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है जो पहले 5.57% हुआ करती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, 30% की होल्डिंग उनके पास अभी भी देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 32.32% के आसपास जरूर है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है क्योंकि ये जो वीजा कार्ड मास्टर कार्ड वाला जो दिक्कत है, मास्टर कार्ड वाला जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के लिए परेशान कर सकती है। लेकिन 13 और 12 रुपए का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर भी काम करेगा। तो देखो पहली चीज मेरी बेचने की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, अगेन कह दूं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात, 2% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। और रेवेन्यू में डेफिनेटली काफी बड़ी गिरावट जरूर आई है। जहां 30,000 करोड़ के रेवेन्यू थे वो अब 20,000 करोड़ पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट जहां भैया अच्छे खासे देखने को मिलते थे वो पिछले 2 सालों में प्रॉफिट की जगह नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान मेरे हिसाब से धीरे धीरे कम हो रहा है। 2020 में 22,730 करोड़ का लॉस था, 21 में वो तकरीबन 3,500 करोड़ रहा। 2022 में उम्मीद करते हैं कि जो नुकसान है वो कम हो या फिर बैंक प्रॉफिट में आ जाए, दोनों में से एक चीज आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। ओवरऑल यस बैंक मेरे हिसाब से देखो अगर आपके पास है तो भैया कभी भी बेचना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर आप खरीदारी करते हो, फ्रेश बाइंग करते हो तो एक मेंटालिटी के साथ आपका आना यहाँ पर जरूरी है कि भैया मुझे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बने रहना पड़ेगा। देखो अगर आप ये सोचते हो कि आज खरीदूंगा महीने में मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है, नहीं मिलेगा। लंबे समय तक ये आपको इसी रेंज में अटका के रखेगा। लेकिन आप ये मान के चलते हो कि ठीक है मैं आज खरीदूंगा और 2-3 साल बाद ये मुझे अच्छा रिटर्न दे देगा, तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न आपको 2-3 साल बाद यहाँ पर मिल सकता है। क्योंकि रीजन ये है कि जो बुरे लोन्स थे, जो बैड लोन्स थे, जो लोन इनकी खराब बुक थी, ऑर्डर बुक जो खराब थी, वो धीरे धीरे कंपनी मतलब बैंक जो है वो उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नया पैसा रेज किया है उस पैसे को काफी फूक फूक के इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो नया मैनेजमेंट है वो भैया ठीक से यहाँ पर अपने पैसों का इस्तेमाल करेगा और बैंक को दोबारा एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगा। लेकिन हालांकि उसमें बड़ा लंबा वक्त लगेगा, ठीक है, 1-2 महीने 3-4 महीने में कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम 3-4 क्वार्टर तक का तो वेट करना पड़ेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो यहाँ पर लॉसेस है वो धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे। और देखिए 1-2 अच्छे क्वार्टर अगर आपको देखने को मिल गए तो फिर जो लोग आपको मना कर रहे हैं बाइंग के लिए वो फिर कहेंगे कि यार अब यस बैंक खरीदो खरीदो खरीदो। जो यस बैंक को 13 रुपए पर मना करते हैं वो फिर आपको 25 पे खरीदने की सलाह भी देते हुए नजर आएंगे। तो याद रखिएगा इस चीज को। मैं यही कहूंगा कि यस बैंक देखिए लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, आपको इसको 2-3 साल देने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। और मैं कहूंगा कि टुकड़ों में खरीदारी करके चलिए,
13 रुपये और 12 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस लेवल पर आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।